Hello friends, welcome English literature में. Today we are going to discuss John Milton's most important poem and its important questions, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए. लेकिन गाइस जो हमारी क्लास है वो डेडिकेटेड है RPSE फर्स्ट ग्रेड का. जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस रहता है उसमें फर्स्ट पोइम है हमारी जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस. तो इसको हम डिस्कस करेंगे गाइस. इसके जो सारे ओवरऑल जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं थीम से रिलेटेड या फिर किसी भी फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड, उन सबको हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये क्लास, तो मेरे साथ बनी रहिए. लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ मिल्टन्स फॉर्म ऑफ सोनेट्स. जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हो कि जॉन मिल्टन हैं, उन्होंने जो पोइम्स हैं उनकी जो सोनेट्स हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सोनेट क्या होती है. तो सोनेट होती है 14 लाइन्स एक पोइम होती है जो 2 टाइप से लिखी गई है. सब जो पेट्रार्कन है सबसे पहले जो लिखी है सोनेट वो हमारी वेट और शूर्य ने लिखी है, और उन्हीं से जो सोनेट है उसकी स्टार्टिंग मानी गई है. ओके. और हमारे इंग्लिश लिटरेचर में 2 टाइप्स की जो सोनेट हैं वो मानी गई हैं, दिखाई गई हैं. तो पहला जो फॉर्म रहता है वो रहता है हमारा पेट्रार्कन फॉर्म, और दूसरा जो फॉर्म है वो हमारा शेक्सपियरियन फॉर्म. तो हमारे जो जॉन मिल्टन है फ्रेंड्स, उन्होंने पेट्रार्कन फॉर्म में अपनी जो सोनेट्स हैं उनको लिखा है. तो पेट्रार्क हैं जो इटली से बिलोंग करते हैं. ठीक है. जो हमारे पेट्रार्क एक एंशियंट हमारे पोइट रहे हैं और बेसिकली इटली से बिलोंग करते हैं, और इन्हीं को फॉलो किया है हमारे जॉन मिल्टन ने. और इनकी जो हम बात करें तो जो राइम स्कीम है सोनेट की, तो वो 1 ऑक्टेव एंड 1 सस्टेट की फॉर्म रहती है. फिर गाइज अगर हम बात करें शेक्सपियरियन पोएम्स की या सोनेट्स की, तो शेक्सपियरियन ने जो अपनी 14 लाइन जो पोएम है सोनेट, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है. 3 तो उसमें क्या है, क्वाट्रेन है. क्वाट्रेन होता है गाइज जो कि 4 लाइन स्टेंजा होता है, और एक है कैपलेट. कैपलेट होता है 2 लाइन हमारा स्टेंजा. तो हमारे विलियम शेक्सपियर हैं, उन्होंने तो शेक्सपियरियन सोनेट को ही क्वाइन किया है और उसी को फॉलो किया है अपनी पोइम्स में. ये जो पैटर्न है 3 क्वाट्रेन एंड 1 कैपलेट. लेकिन जो हमारे जॉन मिल्टन है उन्होंने पेट्रार्कन फॉलो किया है. ठीक है. और पेट्रार्कन है वो किसके द्वारा क्वाइन की गई टर्म है, वो है हमारे पेट्रार्क के द्वारा, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, इटली से. तो ये आपको पता होना चाहिए. तो फ्रेंड हम देखते हैं कि इनकी जो पोइम है उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ मिल्टन्स फॉर्म ऑफ सोनेट, कि कौन है मिल्टन के फॉर्म जो सोनेट का ओरिजिनेटर. तो यहाँ जो है हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, पेट्रार्क. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कंट्री मिल्टन फॉर्म्स ऑफ सोनेट वॉज ओरिजिनेटेड. अब देखो हमने पहले ही इस पे बात कर ली है कि जो मिल्टन है उन्होंने अपनी सोनेट के लिए किसको फॉलो किया है, पेट्रार्क को, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, इटली से. तो इनका जो ओरिजिनेशन है या फिर हम कहें ओरिजिनेटेड रहा है, कहाँ से किया है, तो वो इटली से ही किया है. और किसको किया है, पेट्रार्क को फॉलो किया है, जिसमें उन्होंने 1 ऑक्टेव और 1 सस्टेट में डिवाइड किया है. आगे हम बात करेंगे जो इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी हमारे क्वेश्चंस रहते हैं उनको 1 बाय 1. तो फ्रेंड हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस फ्रेम्स ए फुलिश क्वेश्चन. अब कहता है कि कौन से पार्ट में जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है इनकी पोएम जो इन्होंने लिखी है 1652 में लिखी है, तो उसके किस पार्ट में एक फुलिश क्वेश्चन पुट किया गया है बाय मिल्टन के द्वारा. तो यहाँ अगर हम बात करें तो ऑक्टेव में जो पेट्रार्कन जो सोनेट है उसका जो फर्स्ट पार्ट रहता है उसको हम ऑक्टेव कहते हैं, और जो सेकंड पार्ट है उसको हम सस्टेट कहते हैं. तो ऑक्टेव है जो 8 लाइन स्टेंजा फ्रेंड्स, उसमें किसको क्या किया गया है, एक फुलिश क्वेश्चन है वो कंडक्ट किया गया है. और जो दूसरा पार्ट है सस्टेट, उसमें उस क्वेश्चन का क्या दिया गया है, आंसर दिया गया है. अगर आपने ये पोइम नहीं पढ़ी है फ्रेंड्स तो मैं आपको टेक्स्ट भी रीड करवा दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में बता देना. ठीक है. तो इसका जो आंसर होगा फुलिश क्वेश्चन का वो रहेगा ऑक्टेव, क्योंकि जो हमारा RPSC है फ्रेंड वो कहीं से भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है
क्योंकि इनका जो सिलेबस है वो सिलेक्टेड सिलेबस रहता है। तो यहाँ क्वेश्चन है वो किसी भी फॉर्म में बन सकता है, किसी भी पोएम या कोई भी इनका जो नोवेल वगैरह इन्होंने सिलेबस में ऐड किए हुए हैं। ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंसिस्ट द रिस्पॉन्स टू द फुलिश क्वेश्चन। ठीक है। तो जो स्पीकर हैं इसमें ये भी पूछ सकता है कि हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम। तो इसमें जो स्पीकर हैं वो हमारे जॉन मिल्टन ही हैं। उन्होंने क्वेश्चन किया है ऑक्टेव में और जो उसका आंसर दिया है वो सस्टेट में दिया है। तो ये फ्रेंड ये हमारी जो पोएम है उसकी जो थीम है उसमें ये हम देखते हैं, उसका जो समरी है उसमें हम पढ़ते हैं। ओके, आगे चलेंगे। What is the name of the figure who responds to the foolish question of the speaker? अब कहता है कि जो क्वेश्चन पुट किया गया था, क्वेश्चन क्या पुट किया गया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड। इसमें जो आपको मैं एग्जैक्ट बता देती हूँ, 6th लाइन है इस पोएम की, उसमें इन्वर्टेड कोमा से एक क्वेश्चन पुट किया गया है। तो जिसमें लिखा गया है डोथ कोड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन इन्होंने पुट किया है जॉन मिल्टन ने। तो उसका रिस्पॉन्स है वो पेशेंस ने दिया है कि हमें सबको पता है फ्रेंड, जो हमारी जॉन मिल्टन की जो पोएम है वो बेसिकली इनके ब्लाइंडनेस के ऊपर ही बेस है कि ये द एज ऑफ 44 ही बिकेम ब्लाइंडनेस, कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे फ्रेंड। ये 44 साल की एज में ये टोटली ब्लाइंड हो गए थे। तो उस टाइम पे इन्होंने जो पहला जो पार्ट रहता है हमारा ऑक्टेव वाला, उसमें डिस्प्रेसनेस को शो किया है, फ्रस्ट्रेशन को शो किया गया है कि उनको काफ़ी ज़्यादा दुख है कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई, तो अब वो क्या करेगा। तो अब वो कहता है कि भगवान ने जो मेरे को टैलेंट दिया है जो लिखने का, राइटिंग करने का, ये सभी क्वेश्चंस बन रहे हैं फ्रेंड इसमें। तो जो इन्होंने क्या दिया है, टैलेंट दिया है भगवान ने मेरे को, गॉड ने, उसका अब मैं क्या करूँगा, जब मैं देख ही नहीं पाऊँगा तो मैं कैसे उसको यूज़ में लाऊँगा। ठीक है। तो पहला जो ऑक्टेव है पार्ट है पोएम का, उसमें इन्होंने डिस्प्रेसनेस को शो किया है, फ्रस्ट्रेशन, और इन्होंने अपने जैसे पश्चाताप किया है कि अब वो क्या करेगा। भगवान की मतलब ये टैलेंट था जिसके ज़रिए वो पोएम किया करता था, लिखा करता था, तो वो अब कैसे करेगा। तो कहता है कि फ्रेंड इसमें जो आंसर है इनके फुलिश क्वेश्चन का, उसका आंसर कौन देता है, पेशेंस देता है। तो पेशेंस को यहाँ क्या किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है। ठीक है। अगर आपको फ्रेंड समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन समझा दूंगी। जो हमारा टेक्स्ट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसको द नेम द शार्प थीमेटिक टर्न बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ द इटालियन सोनेट। अब ये हमारी क्या है, इटालियन सोनेट है, इसको पेट्रार्कन सोनेट बोलते हैं और मिल्टनिक सोनेट भी बोल सकते हैं। अब पजल नहीं होना, जो सोनेट है इटालियन उसी को हम पेट्रार्कन और मिल्टनिक सोनेट बोलते हैं। ठीक है। और जो ये ऑक्टेव है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑक्टेव, और हमारा जो सेकंड पार्ट है सस्टेट, उसमें फ्रेंड क्या किया गया है, इन दोनों को जोड़ा गया है। तो वो कड़ी क्या है जो इन दोनों को जोड़ती है, तो वो है हमारी वोल्टा। किसी भी ऑक्टेव और सस्टेट, यहाँ ऑक्टेव और सस्टेट का मतलब नहीं है, यहाँ पे पहला जो पार्ट है ऑक्टेव उसमें इन्होंने डिप्रेशन की बात की है, डिमोरलाइज की बात की है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है सस्टेट उसमें इन्होंने क्या किया है, अपने आप को मोटिवेट किया है, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो काम करता है उसको हम कहते हैं वोल्टा, जो अलग अलग सिचुएशन को जोड़ता है या फिर पहले सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन से शांत करता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इज यूज्ड ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब कहता है कि कौन कौन से मीटर्स हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस में यूज किए गए हैं। तो सभी को पता है फ्रेंड, जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है उसमें आइम्बिक पेंटामीटर को यूज़ किया है। जॉन मिल्टन ने आइम्बिक पेंटामीटर को यूज़ किया है। आइम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, जिसमें फ्रेंड एक लाइन होती है, जैसे मैं आपको बताऊँ कोई भी लाइन है उसमें 10 सिलेबल बनेंगे। इसके ऊपर गाइज मैंने बेसिकली क्लास भी बना रखी है कि आइम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, जिसमें सिलेबल होते हैं स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड। तो उनको हम काउंट करेंगे तो वो 10 बनेंगे। और 2 के पार्ट जैसे पेयर को हम क्या बोलेंगे, वो 5 बन जाएंगे 2 के पेयर। अगर 10 सिलेबल हैं तो पेयर बनेंगे 5।
तो 5 को ही पेंटामीटर बोला गया है। 5 पेयर अगर सिलेबल के हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, पेंटामीटर। तो बेसिकली इसमें आइम्बिक पेंटामीटर को यूज किया है। आइम्बिक पेंटामीटर को काफ़ी ज़्यादा जो हमारे राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, उन्होंने यूज किया है। ओन हिज ब्लाइंडनेस वॉज फर्स्ट अपीयर डन। अब कहता कि ओन हिज ब्लाइंडनेस है वो पहली बार कब अपीयर्ड का मतलब है यहाँ पे पब्लिश करवाई गई थी। तो फ्रेंड जब हम देखते हैं कि ओन हिज ब्लाइंडनेस को, तो फर्स्ट टाइम 1673 में इन्होंने पब्लिश करवाया था। लिखी गई थी 1652 में, ये राइट डाउन की गई थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ पोएम्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस फर्स्ट अपीयर्ड। अब कहता है कि पहला जो कलेक्शन क्या था जॉन मिल्टन की पोइट्री का, जिसमें जो हमारी ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो अपीयर हुई थी। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करते हैं तो पोएम्स ही एक कलेक्शन का नाम है जॉन मिल्टन का, उसी में इस पोएम को शो किया गया था। तो डन 9th क्वेश्चन। नाउ 10th क्वेश्चन इज what is the subtitle of जॉन मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन है वो कैसे भी पुट किया जा सकता है। जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है उसके टू टाइटल्स में लिखी गई है। फर्स्ट इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस, नाउ सेकंड इज व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंड। तो ये हमारा क्या है, ये पहले जो हमारे जॉन मिल्टन हैं उन्होंने बेसिकली इसी टाइटल में इस पोएम को लिखा था, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड। कि वो इसमें क्या बता रहा है कि जब मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी है वो चली गई है। नाउ नेक्स्ट इज डॉट गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड विच फिगर ऑफ स्पीच मिल्टन यूज इन दिस लाइन। अब कहता है कि इसमें गॉड है उसके बारे में बोला गया है कि गॉड है उसने तो तेरे को मना कर दिया है। मान लो उसके पास एक टैलेंट था राइट डाउन करने का, पोइट्री या कोई भी उन्होंने जो अपने वर्क लिखे हैं जैसे एपिक लिखे हैं तो उनको राइट डाउन करने का उनके पास एक टैलेंट था। तो अगर उसकी आंखें ही चली गई हैं, अब जॉन मिल्टन कहता है कि अब उसकी आंखें ही चली गई हैं तो भगवान तो उसको मना कर देगा, ठीक है, कि वो कैसे बिना रोशनी के लिखेगा। ठीक है, तो इसमें कहता है कि डोथ होता है डू। ठीक है, पहले ऐसे ही लिख दिया करते थे जो हमारे एंशियंट पोइट वगैरह हैं। गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट्स डिनाइट। ठीक है, तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है फ्रेंड उसका अगर हम बात करते हैं तो फिगर ऑफ स्पीच है वो रिटोरिकल क्वेश्चन इसमें पुट किया गया है। रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है फ्रेंड, बात करें तो एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर हमारे पास ही होता है, जैसे हम ही उसका आंसर देते हैं और हम ही क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्या मैं करूं इसको, देखो हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैं कर लूं, फिर हम ऐसे सोचते हैं नहीं मैं नहीं करूंगा, या फिर हाँ मैं करूंगा। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उनको हम रिटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं। और ये क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका यूज जॉन मिल्टन ने किया है। Now next is bear his mild yoke which literary device Milton used in the line। अब कहता है कि bear his mild yoke, इसमें किस प्रकार के इन्होंने फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया है। तो हम बात करें तो इसमें मेटाफोर को यूज किया है। मेटाफोर आपको पता होगा कि जो मेटाफोर है वो क्या होता है। मीन्स बियर मीन्स सहन करना, हिज माइल्ड होता है नमर, ठीक है, कोमल। योक क्या होता है, जो कि हम जैसे बैल के ऊपर जैसे पीछे गाड़ी धकेलने के लिए जो लकड़ी का बना ऐसे होता है ना, जैसे ये बैल की गर्दन है तो इसके यहाँ से एक लकड़ी का ऐसे करके वो गाड़ी के ऐसे जुड़ा होता है, तो उसको हम बोलते हैं योक, कि वो गाड़ी को अच्छे से खींच सके। तो कहता है कि इसमें किस प्रकार का जो मेटाफर यूज किया गया है। तो इसमें हम बात करें तो मेटाफर यूज किया गया है। मेटाफर आप बताना कि मेटाफर क्या होता है कमेंट बॉक्स में। वो मेटाफर मैं नहीं बताऊंगी आपको। तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है वो है मेटाफर, उसको आप एक्सप्लेन करके बताओगे कि क्या है।
नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज पर्सोनिफाइड इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब कहता है इसमें किसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस में। तो बेसिकली मैंने पहले ही बताया था जो पेशेंस है उसको पर्सोनिफाइड किया गया है, क्योंकि वही उसका आंसर देती है कि जैसे वो जॉन मिल्टन है हमारे आँखों की रोशनी जाने के कारण डिप्रेस हो जाते हैं, तो ये पेशेंस ही जॉन मिल्टन को क्या करती है कि कहती है कि तुम्हारा भी टाइम आएगा कि जैसे लाखों हजारों जो एंजल्स हैं वो भगवान का वेट कर रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए, तो तुम्हारा भी वेट, तुम्हारा भी नंबर आएगा, तुम भी पेशेंस के साथ वेट करो। ठीक है, तो पेशेंस इसमें क्या है, पर्सोनिफाइड की गई है। नाउ नेक्स्ट इज हु गेव द टाइटल टू मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब कहता है कि जो जॉन मिल्टन का टाइटल था वो तो हमने देख लिया था कि जो इनकी पहले ही जो लाइन थी व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट स्पेंड, वो टाइटल तो दिया गया था जॉन मिल्टन ने, लेकिन कहता है कि ये टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस वो किसने दिया है, तो बेसिकली बिशप न्यूटन है, उन्होंने इस टाइटल को दिया है जॉन मिल्टन की सोनेट को। नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग ए मेटाफर मिल्टन कंपेयर्स हिज विजन टू। अब कहता है कि एक मेटाफर क्या होता है, सिमिली और मेटाफर। देखो मैं आपको बता रही हूँ, सिमिली होती है उसमें एज और लाइक, एज लाइक एज सुन एज, इस तरह का यूज़ किया जाता है। इस तरह के कीवर्ड्स होते हैं किसी भी कंपैरिजन को करने के लिए, किसी भी टू थिंग्स कंपैरिजन करने के लिए एज लाइक एज का यूज़ किया जाता है। लेकिन जो मेटाफर होता है उसमें इनडायरेक्ट क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि जो उसकी विजन है, उसकी जो दृष्टि है, उसका किसके साथ इन्होंने क्या किया है, कंपैरिजन किया है। तो फ्रेंड इसकी अगर हम बात करें तो लाइट के साथ, ठीक है, कि वो कहता है ना वो हाउ माई लाइट स्पेंट, तो लाइट के साथ उन्होंने क्या किया है, कंपैरिजन किया है विजन का, विजन दृष्टि का। नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग ए मेटाफर द स्पीकर। फ्रेंड्स इसमें जो स्पीकर है वो क्या है, कौन है, जॉन मिल्टन। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु इज स्पीकर इन दिस पोएम, तो स्पीकर है वो हमारे जॉन मिल्टन है। कंपेयर्स गॉड टू, अब कहता है कि गॉड को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं जो इसके स्पीकर हैं, तो यहाँ जो कंपेरिजन है वो है पावरफुल किंग के साथ, कि गॉड है वो पावरफुल किंग है। ठीक है, तो फ्रेंड काफ़ी डीपली जो हमारे आरपीएससी है वो पुट करता है, आपको लाइन टू लाइन आना चाहिए, साथ ही साथ उसमें जो भी पर्सोनिफिकेशन या फिर हम कहीं जो भी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं उनको आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट एंड लास्ट लाइन आपके द्वारा लर्न होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि विच इज़ द लास्ट लाइन ऑफ दिस पोएम। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और इसमें मैं आपको ट्राई करूँगी कि कंप्लीट जॉन मिल्टन की जो पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस वो करवा सकूँ। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर आने की कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। विच अमंग दी फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट विर्च्यू इन क्रिश्चियनिटी। अब कहता है कि क्रिश्चियनिटी का सबसे इम्पोर्टेंट विर्च्यू क्या है, तो वर्क है वो नहीं है, ब्लाइंडनेस है वो भी नहीं है, नेगेटिव वर्ड है। जो पेशेंस है वो क्रिश्चियनिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट विर्च्यू माना गया है, क्योंकि भगवान की सेवा या हम किसी काम को करने के लिए हमें पेशेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, तो पेशेंस ही है विर्च्यू क्रिश्चियनिटी का। ठीक है, और वैसे भी अगर हम बात करें तो इनोसेंस का तो इस पोएम में कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है। तो आपको अकॉर्डिंग टू पोएम आपको आंसर देना है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एडवाइस गिवर। अब कहता है कि जो एडवाइस है वो गिवर, क्या एडवाइस दी गई है। ठीक है, तो फ्रेंड इसकी अगर हम बात करें तो एडवाइस है वो कौन देता है। जैसे हम देखते हैं कि जॉन मिल्टन फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो कौन उसको एडवाइस देता है जॉन मिल्टन को, तो पेशेंस है वो ही क्या करती है, जॉन मिल्टन को समझाती है कि वेट करो, लाखों हजारों एंजल्स खड़े हैं भगवान की सेवा के लिए, तो उन्हीं में से तुम भी उनकी सेवा के लिए वेट करो और खड़े रहो। तो पेशेंस ही वो क्या है, एडवाइस देने वाली है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मिल्टन यूजेज ए पन। अब क्या है पन, क्या है ये आप बताओगे पन क्या है। पन एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि हमारे जो पोइट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। और पन की अगर हम बात करें तो पन होता है एक वर्ड के दो या दो से अधिक मीनिंग निकलते हैं तो हम उसको पन बोलते हैं। ठीक है,
तो इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मिल्टन यूजेज ए पन, कि मिल्टन ने ऐसा कौन सा वर्ड पन के रूप में यूज किया है। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो होगा टैलेंट। ठीक है, टैलेंट का मीनिंग यहाँ पे टू टाइप्स लिया गया है फ्रेंड्स। हम पोइट्री को करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगी, वरना आप ऐसे ही लर्न करते रहो। तो टैलेंट है उसको कई मीनिंग में शो किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज द पैरेलल ऑफ टैलेंट्स ओकर इन। अब कहता है कि जो पैरेलल ऑफ टैलेंट ओकर इन, अब कहता है कि जो पैरेलल है, इन्होंने एक टेस्ट लिया है पैरेलल का, तो वो कहाँ से लिया है। तो पैरेलल होता है फ्रेंड्स वो एक प्राचीन कहानी है जिसमें हम एक मोरल स्टोरी बोल सकते हैं। तो वो कहाँ से ली गई है उसका जिक्र यहाँ से पहले पैरेलल ऑफ टैलेंट का कहाँ जिक्र हुआ है। जॉन मिल्टन से पहले जो द पैरेलल ऑफ टैलेंट है उसका कहाँ पे जिक्र हुआ है। तो फ्रेंड अगर हम बात करें तो फर्स्ट ही हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चैप्टर 25 ऑफ गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू ने सबसे पहले इस तरह की स्टोरी को शो किया है जिसमें मोरल स्टोरी को शो किया गया है और भगवान के प्रति अपनी आस्था को प्रेजेंट किया है। ठीक है, नाउ 21th क्वेश्चन है हमारा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस वॉज प्रोबेबली रिटन इन। अब कहता है कि संभवतः जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो कब लिखी गई है। तो 1652 में ये लिखी गई है। और पब्लिश की बात करें तो हम 1673 में इसको पब्लिश करवाया गया है, जो कलेक्शन है हमारा पोइम्स उसमें। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ मिल्टन्स ऑक्टेव। अब कहता है कि जो मिल्टन के ऑक्टेव, जैसे मैंने बताया कि मिल्टन की जो सोनेट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑक्टेव एंड सस्टेट में। तो यहाँ ऑक्टेव की इन्होंने राइम स्कीम को पूछा है। तो राइम स्कीम आपको पता है जो लय होती है, जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया भी है काफ़ी टाइम्स कि जो पोइट्री की लाइंस में लास्ट के जो वर्ड होते हैं उनमें जो रिदम होती है उसी को हम राइम स्कीम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इनका राइम स्कीम है वो है ABBA। ठीक है, ABBA ABBA। ठीक है, तो इस तरह के ऑक्टेव होता है वो 8 लाइंस का क्या होता है हमारा स्टेंजा होता है। जैसा कि मैंने बताया था एक ऑक्टेव होता है, दूसरा सस्टेट, और सस्टेट होता है उसकी भी अलग से रिदम होगी। यहाँ हमारी जो रिदम दिखाई गई है वो ऑक्टेव की शो की गई है। मिल्टन की अलग से जो पेट्रार्कन सोनेट को इन्होंने फॉलो किया है। साथ ही साथ हम देखते हैं तो जो शेक्सपियर है उन्होंने भी अपनी अलग से राइम स्कीम दी है। नाउ नेक्स्ट इज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए। अब कहता है कि मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो क्या है। ए बायोग्राफिकल सोनेट, ए ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट, ऑब्जेक्टिव सोनेट और ड्रामेटिक सोनेट। फ्रेंड्स यहाँ आप भी अपनी तैयारी को मेजर कर सकते हो अपना अलग से आंसर देके, अपना खुद का आंसर देकर वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे जो मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो ऑटोबायोग्राफिकल एक पोएम है, सोनेट है, जिसमें इन्होंने खुद के बारे में लिखा है। जब वो ब्लाइंड हुए थे उस टाइम पे इन्होंने अपनी पोएम को लिखा था। नाउ नेक्स्ट इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिफ्लेक्ट्स मिल्टन्स अनशेकेबल फेथ इन। अब कहता है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो मिल्टन के अनशेकेबल फेथ को शो करती है। तो उनका जो अनशेकेबल, जिसको तोड़ा न जा सके, वो फेथ किस में है। तो ऑब्वियसली गॉड को, क्रिश्चियनिटी को। आपको पता है कि जो मिल्टन थे उनको कई हम बात करें तो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं और उनका जो एक नेम था, ठीक है, तो उसके नाम से भी इनको बोला गया है, लेडी ऑफ क्राइस्ट के नेम से भी बोला गया है। और इनका जो पीरियड है उसको फ्रेंड्स प्यूरिटन पीरियड को बोला गया है। जो इनकी एज थी उसको एज ऑफ मिल्टन बोला गया है, प्यूरिटन पीरियड से बिलोंग करते हैं और इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। और इनका जो बर्थ हुआ था 1608 में, और डेथ हुई थी 1674 में इनकी डेथ हुई थी। इन्होंने काफ़ी बड़े हमारे एपिक लिखे हैं, पैराडाइज लोस्ट, पैराडाइज रेन, और काफ़ी ज़्यादा 24 इन्होंने सोनेट्स लिखी हैं। ठीक है, और जो इनकी थीम थी वो क्रिश्चियनिटी रही है, मोरल एंड क्रिश्चियनिटी इनकी थीम रही है। तो आई होप सो गाइज आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रहेगा।
आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। साथ ही साथ हम सारे जितने भी हमारा सिलेबस है उसको कवर करते चलेंगे आरपीएससी का, और यही तैयारी आपके अलग जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे एनवीएस का है और केवी का है या फिर हम कहें D++ का है, उसमें भी इक्वल इम्पोर्टेंट रहेगा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में उनका फेथ है वो गॉड के प्रति शो किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्टेव इन मिल्टन सोनेट इज ए स्टेंजा ऑफ। ऑक्टेव है वो कितने लाइंस का स्टेंजा है, तो पहले ही बता दिया है 8 लाइंस स्टेंजा है जो मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। नाउ नेक्स्ट इज सस्टेट इन मिल्टन सोनेट इज ए स्टेंजा ऑफ। सस्टेट होता है वो 6 लाइन का स्टेंजा होता है जो मिल्टन की पोएम्स में लिखा गया है। नाउ नेक्स्ट इज हु केम टू मिल्टन्स रेस्क्यू एट द crucial moment of utter disappointment in his sonnet on his blindness। अब कहता है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि ऑक्टेव में इन्होंने डिमोरलाइज हुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हुए हैं, तो उस टाइम पे किसने इनको मोटिवेट किया है और किसने इनको ऑप्टिमाइज़ किया है, तो वो है हमारा पेशेंस। पेशेंस है उसने मिल्टन को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया है, काफ़ी ज़्यादा क्या किया है, ऑप्टिमाइज़ किया है कि तुम ऐसे उदास मत हो, ऐसे तुम यूँ मत कहो कि तुम्हारा टैलेंट है वो यूजलेस हो गया है, तुम वेट करो हज़ारों लाखों जो एंजल्स हैं उनकी तरह तुम अपना भगवान की सेवा का वेट करो, भगवान तुम्हें कहेंगे और तुम सेवा में जाओगे। ठीक है, तो ये पेशेंस ही है जिसने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया है जो हमारे जॉन मिल्टन हैं उनको। What does God expect from a blind man? अब कहता है कि भगवान है वो ब्लाइंड मैन से क्या एक्सपेक्ट करता है, तो अकॉर्डिंग टू पोएम हमें इसका आंसर देना है। तो फ्रेंड हम देखते हैं कि भगवान है वो उस जो अंधा ब्लाइंडनेस व्यक्ति है उसे क्या एक्सपेक्ट करता है, पोइटिकल वर्क रिटर्न बैक फॉर द गिफ्ट ग्रांटेड टू मैन, फेथफुल ओबीडेंस एंड सबमिशन। अब देखो वर्क का तो भगवान नहीं करता कि अंधा आदमी कैसे लिखेगा, और उस गिफ्ट को वापस लेने के लिए भी नहीं कहेगा कि भाई मैंने तेरे को दी थी आँखों की रोशनी अब मेरे को वापस दे दे, या टैलेंट मैंने जो लिखने का दिया वो वापस दे दे। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा फेथफुल ओबीडेंस, कि भगवान क्या चाहेगा कि ईमानदार बनो और अपने आप को भगवान में समर्पित कर दो, सबमिशन कर दो। ठीक है, तो आंसर है वो हमारा 3rd ही रहेगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं आपके लिए। हु आर द बेस्ट डिवोटीज ऑफ गॉड इन मिल्टन्स व्यू। अब कहता है कि मिल्टन की नज़र में, मिल्टन के व्यू में भगवान को सबसे ज़्यादा कौन समर्पित है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, दोज हु रिजाइन टू द विल ऑफ गॉड, दोज हु डेडिकेट देयर लिव्स टू गॉड, दोज हु वेट फॉर हिज मर्सी, ऑल दी अबोव। तो यहाँ हम देखते हैं तीनों ही अकॉर्डिंग टू मिल्टन तीनों ही भगवान को डिवोटीज हैं, जो भगवान को क्या कर देते हैं, जो भगवान की विल के ऊपर क्या कर देते हैं, रिजॉइन कर देते हैं और अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं और भगवान की सेवा के लिए क्या करते हैं, वेट करते हैं। तो तीनों ही भगवान को समर्पित हैं, अच्छे लगते हैं भगवान को। नाउ नेक्स्ट इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बेस्ड ऑन। अब कहता है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो हमने बात की है पेट्रार्कन मॉडल के ऊपर बेस है। इंग्लिश पैटर्न है उसको हम शेक्सपियरियन मॉडल भी कह सकते हैं, और वैसे अगर हम बात करें तो इंग्लिश पैटर्न है वो 2 टाइप से लिखा गया है, पेट्रार्कन फॉर्म में भी और शेक्सपियरियन फॉर्म में भी। तो ये जो पोइम है मिल्टन की वो पेट्रार्कन फॉर्म में लिखी गई है। ठीक है, 1 ऑक्टेव एंड 1 सस्टेट, ये पूछा जाता है काफ़ी बार, आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस है उसकी राइम स्कीम क्या है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो किस फॉर्म में लिखी गई है, ऑक्टेव एंड सस्टेट में। तो ऑब्वियसली जो ऑक्टेव होता है वो 4-4 लाइन का या फिर हम कहें 8 लाइन स्टेंजा होता है, सस्टेट होता है वो 6 लाइन स्टेंजा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा A B C D E F G G, ये हमारा जो यहाँ पे सीक्वेंस दिखाया गया है राइम स्कीम का वो शेक्सपियरियन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए शेक्सपियर ने जो अपनी राइम स्कीम लिखी है वो A B C D E F G G में लिखी है, लेकिन जो हमारा मिल्टन है उसने A B C D E ऐसे करके अपनी पोएम को लिखा है। नाउ नेक्स्ट इज
कोई भी कन्फ्यूजन क्योरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, और मैं उसका अवश्य ही कोशिश करूँगी उसको सोल्व करने की। नाउ नेक्स्ट इज हु कंज्यूम्स मिल्टन्स फेथ इन गॉड। अब कहता है कि कौन मिल्टन के फेथ को गॉड में कंज्यूम करता है। तो कौन करता है मिल्टन के फेथ को भगवान की चरणों में या फिर भगवान के लिए। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ इस तरह की कोई भी बात हमारी पोइट्री में नहीं की गई है। हाँ, एक बात हुई थी कि भगवान कौन मिल्टन को समझाता है, डिमोरलाइज होने से बचाता है, तो वो हमारी पेशेंस है। लेकिन इस तरह का नहीं दिखाया कि भगवान में मिल्टन का विश्वास कैसे बना, ये किसी ने या कहीं भी हमारी पोइम में शो नहीं होता है। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो नथिंग, कोई भी नहीं, न टैलेंट, न पोइट्री और न अफेक्शन, कोई भी नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज वाई डज द वाइड वर्ल्ड अपीयर डार्क टू मिल्टन। अब कहता है कि भगवान जो मिल्टन है उसके लिए जो वाइल्ड वर्ल्ड होता है वो डार्क क्यों होता है। तो सभी को पता है गाइज कि मिल्टन की 44 की एज में क्या आँखों की रोशनी चली गई थी, इसीलिए मिल्टन के लिए सारा संसार है वो वाइल्ड ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज, नहीं, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ हिज आई साइट, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। बिकॉज ऑफ ऑल हिज फादर, बिकॉज ऑफ हिज फादर्स डेथ, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ड्यू टू हिज आइज, हिज लॉस ऑफ हिज आइज। नाउ नेक्स्ट इज एंड दैट वन टैलेंट विच इज टू दैट इज डेथ टू हाइड द वर्ड टैलेंट इंडिकेट। अब कहता है कि जो टैलेंट है वो क्या इंडिकेट करता है। अब कहता है देखो यहाँ हमारा जो टैलेंट है इसको हम देख सकते हैं कि टैलेंट को 2 टाइप से शो किया गया है। ये हमारा क्या है, एक हम बात करें तो एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है कि एंड दैट वन टैलेंट, एक ही टैलेंट है विच इज़ डेथ टू आई, जो डेथ से बचा हुआ है। ठीक है, और वो टैलेंट क्या है मिल्टन का, वो है उसकी राइटिंग स्किल, कि वो कैसे राइट करता है, कैसे वो आँखों की रोशनी जाने के बाद भी लिखता है। तो ये क्या है टैलेंट, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा राइटिंग स्किल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, राइटिंग स्किल का ही टैलेंट डेथ से हाइड हुआ है। ठीक है, वरना उसकी आंखों की रोशनी तो चली गई है। नाउ नेक्स्ट इज टू सर्व देयर विद माई मेकर। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि हु इज़ द मेकर इन दिस पोइम, या हु इज़ द मेकर इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस में मेकर कौन है, मेकर किसके लिए यूज हुआ है। तो द वर्ड मेकर इज इन द लाइन रेफर टू, किसके लिए रेफर हुआ है। तो मेकर है वो ओबियसली गॉड के लिए यूज हुआ है। मिल्टन ने मेकर किसको बोला है, गॉड को बोला है। हुज स्टेट इज किंगली इन मिल्टन्स व्यू। अब कहता है कि किसका स्टेट किंगली है मिल्टन की व्यू में, मिल्टन की नज़र में, मिल्टन के अकॉर्डिंग। तो भगवान का जो गॉड्स का किंग है, गॉड्स का जो स्टेट है या फिर किंगली फ्री जो किंगडम है वो मिल्टन की नज़र में है, कि ये जो सारा जो स्टेट है वो गॉड का बनाया हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज हु इज कंसिडर्ड द किंग ऑफ किंग्स बाय मिल्टन। मिल्टन ने किंग्स राजाओं का राजा किसे कहा है। तो ऑब्वियसली मिल्टन ने गॉड को ही राजाओं का राजा कहा है। तो फ्रेंड इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपका रहना नहीं चाहिए कि आपको एग्जाम में आपको ओड लगे, आपको अननोन सा लगे। हु डज पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। अब कहता है कि कौन है वे जो ओशियन और लैंड के ऊपर पोस्ट ओवर हैं, उनके ऊपर खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं। तो वो कौन है, तो वो एंजल्स हैं। यहाँ पे जो हमारे पेशेंस है इसमें जिसका पर्सोनिफिकेशन किया है वो मिल्टन को समझाती है, वो मिल्टन को समझाती है कि जो लाखों हजारों जो हमारे एंजल्स हैं वो ओवर हैं, पोस्ट ओवर हैं लैंड और ओशियन के ऊपर। तो इस तरह से कि कौन करता है, कौन है जो लैंड के ऊपर और ओशियन के ऊपर भगवान की सेवा का वेट कर रहे हैं, तो वो फ्रेंड हमारे एंजल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट यूज इन मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंड। अब कहता है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो मिल्टन की पोइम में नहीं यूज किया गया है। तो मेकर यूज किया गया है, पेशेंस ऑल्सो यूज, गॉड ऑल्सो यूज,
ऑल आर यूज्ड। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है कि सभी ऑप्शन हैं या सभी जो वर्ड हैं वो मिल्टन की पोएम में यूज किए गए हैं। नाउ नेक्स्ट इज हु आर द बेस्ट डिवोटीज ऑफ गॉड। गॉड के सबसे ज़्यादा या सबसे बेस्ट डिवोटीज कौन हैं? दोज हु बियर हिज माइल्ड योग। अब जो फर्स्ट है वो भी बिल्कुल ठीक है कि वो जो भगवान के लिए गर्दन झुका के खड़े हुए हैं कि मेरी बारी आएगी और मैं भगवान के लिए काम करूँगा। यहाँ पे इसके 2 मीनिंग निकल रहे हैं माइल्ड योग के, कि एक तो जैसे हम देखते हैं कि गाय के ऊपर या किसी बैल के ऊपर जो छकड़ा होता है कि गर्दन के ऊपर रखा हुआ होता है और उसको वो खींचता है, और एक होता है भगवान की वेट कर रहे हैं जो आत्माएं हैं, एंजल्स हैं, जो लोग हैं वो भगवान के नज़र झुकाए वेट कर रहे हैं। तो इसके 2 आंसर निकल रहे हैं, 2 मीनिंग निकल रहे हैं। दोज हु पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और दूसरे वे जो लैंड के ऊपर और ओशियन के ऊपर बिना रेस्ट के ही, बिना आराम किए हुए खड़े हैं अपनी बारी के लिए, तो वो भी एंजल्स हैं जो वेट कर रहे हैं भगवान की सेवा करने का। दोज हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वे जो स्टैंड है और वेट कर रहे हैं कहीं भी, जैसे भगवान उनको हुक्म दे, उनको ऑर्डर दे कि भाई मेरी सेवा में आ जाओ तुम। तो तीनों ही हमारे ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है कि तीनों ही भगवान को सबसे ज़्यादा डिवोटेड हैं। Either man's work or his own gifts in the line refer to। his own gifts है वो किस लाइन को या किस मीनिंग को रेफर करता है? तो यहाँ हम ऑप्शन देखेंगे तो मिल्टन्स गिफ्ट, नहीं ये नहीं होगा। मिल्टन्स पोइटिक टैलेंट, ठीक है, ये भी क्या है हमारा आंसर रहता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। गॉड्स गिफ्ट ऑफर टू मिल्टन, इसका जो आंसर है वो ये होगा कि गॉड ने, जो भगवान ने जो मिल्टन को गिफ्ट दिया था उसके बारे में ये बोला गया है, ठीक है, कि जो टैलेंट है राइटिंग का उसी के लिए बोला गया है कि भगवान ने गिफ्ट किया है, ऑफर किया है मिल्टन को कि भाई तू पोइट्री कर, तेरी की आँखें चली गई तो क्या हुआ, तू पोइट्री तो अब भी कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस सस्टेट। अब ये हमने एक 3 क्वेश्चंस बना दिए, देखो कैसे। एक में इन्होंने पूछा था ऑक्टेव की राइम स्कीम, दूसरे में कंप्लीट सोनेट की पूछा है और तीसरे में सस्टेट की। तो सस्टेट की जो राइम स्कीम है वो CDE, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल करेक्ट। CDE बिल्कुल ठीक है, दोनों में सेम ही होगी क्योंकि 6 लाइन स्टेंजा ही सस्टेट बोला गया है। नाउ नेक्स्ट इज जो हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन है, वाई मिल्टन थिंक दैट गॉड विल चाइड हिम, कि मिल्टन ऐसा क्यों सोचता है कि गॉड है उसको चाइड करेगा, उसको धमकाएगा, उसको डांटेगा। बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी इन प्रेजेंटिंग हिज ट्रू अकाउंट टू गॉड, ठीक है। तो एक ऑप्शन बिल्कुल ठीक है वैसे तो अगर हम बात करें, लेकिन आगे चलते हैं। बिकॉज ऑफ हिज लॉस ऑफ आइज, नहीं ये नहीं होगा, इसके ऊपर भगवान उसको नहीं डांटेगा। बिकॉज ऑफ हिज लॉस ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये भी नहीं होगा। बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग ग्रेट सोनेट इन द प्रेज ऑफ गॉड, नहीं इसके ऊपर भी नहीं। ये कहने का मतलब क्या है कि जॉन मिल्टन ने क्या बोला है कि उसकी जो इनएबिलिटी है, जो इसकी इनएबिलिटी है, उसके जो ट्रू अकाउंट है, जो उसको टैलेंट दिया गया है राइट करने का, पोइट राइटिंग का, या हम कहें राइटिंग स्किल दी है भगवान ने, उसको वो कैसे प्रेजेंट करेगा। अगर वो आंखों की रोशनी के जाने के कारण प्रेजेंट नहीं करेगा, अब और बुक्स और पोइट्री नहीं लिखेगा, तो भगवान उसको क्या करेगा, चाइड करेगा, उसको डांटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है हमारा। नाउ नेक्स्ट इज in the first line, when I consider how my light is spent, what does light mean। अब कहता है कि जो पहली लाइन है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है which is the first line of the poem, तो ये हमारी फर्स्ट लाइन है पोएम की। लास्ट भी पूछ सकता है what does light mean, यहाँ पे लाइट का मीनिंग क्या है, सनलाइट से, नॉलेज से, आई साइट से और मून लाइट से। तो आपको पता है कि मिल्टन ने विजन के लिए लाइट का यूज़ किया है, तो आई लाइट के लिए इन्होंने लाइट वर्ड को यूज किया है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द वन टैलेंट ही रेफरिंग टू। अब कहता है कि उसका वन टैलेंट है वो क्या है मिल्टन का, जो उन्होंने रेफर किया है।
तो सभी को पता है जो पोइटिक टैलेंट है, जो राइट डाउन करने का, जो हमारा उनका जो राइटिंग टैलेंट है, राइटिंग स्किल है, वही उनका एक टैलेंट है जो मिल्टन ने यहाँ पे शो किया है। नाउ नेक्स्ट इज Milton's talent his became useless because Milton's talent has become यूजलेस बिकॉज ऑफ। अब कहता है कि मिल्टन का जो टैलेंट है राइट डाउन करने का वो यूजलेस बन गया है। क्यों बन गया है? बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये बातें जो मिल्टन डिप्रेस है, जो डिमोलाइज है आंखों की रोशनी जाने की वजह से, उस टाइम पे करता है ये बात कि उसका जो राइट डाउन करने की जो स्किल है वो अब यूजलेस बन गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज God would chide the poet because of not using his। वही क्वेश्चन रिपीट किया है दूसरे वे से कि भगवान को उसे डांटना चाहिए कि भाई उसका जो पास जो टैलेंट है उसको यूज न करने के कारण। तो वो टैलेंट क्या है और किस वजह से वो यूज नहीं कर पाएगा? तो हमारा जो पोइटिक टैलेंट है फ्रेंड, वो तो उसका टैलेंट है जिसको वो यूज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान उसको क्यों डांटेगा? अगर वो अपनी जो राइटिंग स्किल है या पोइटिक जो टैलेंट है उसको यूज नहीं करेगा तो भगवान उसको डांटेगा। ये सोचना था मिल्टन का। नाउ नेक्स्ट इज पिक आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। अब कहता है कि हमें फिगर ऑफ स्पीच देखना है इस लाइन में। बट पेशेंस टू प्रिवेंट द मर्मर सून रिप्लाइज। अब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है एक तो पेशेंस में कि जो पेशेंस है वो क्या कहती है? टू प्रिवेंट द मर्मर सून रिप्लाइज। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। जो पेशेंस है वही आंसर देती है कि भाई तू एंजल्स की तरह वेट कर। ठीक है, तो इस तरह से पेशेंस है उसी के लिए। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जिसका हम मानवीकरण करते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो बोलती ना हो, चलती ना हो, जिसमें जान ना हो, फिर भी हम उसको एक बंदे की तरह, एक मनुष्य की तरह उसको हम यूज करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इन द फर्स्ट टू क्वार्टरन ऑफ द पोएम द पोइट फील्स हिमसेल्फ। फर्स्ट टू क्वार्टन है मीन्स जो फर्स्ट पार्ट है, ऑक्टेव पार्ट है, आपको पजल नहीं होना है। क्वार्टरन होता है 4 लाइन स्टेंजा और 8 लाइन स्टेंजा होता है हमारा ऑक्टेव होता है। तो फर्स्ट 2 लाइन जो हमारे फर्स्ट 2 स्टेंजा है हमारे क्वार्टरन, तो उनमें वो मिल्टन है वो क्या फील करता है? तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा बिल्कुल ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेस वो फील करता है। चीयरफुल और हैप्पी नहीं करता, और रिशोर्ड एंड ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं है और होपफुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। फ्रस्ट्रेटेड पहले जो पार्ट में पोएम के वो दुखी होता है अपनी ब्लाइंडनेस के ऊपर, लेकिन जैसे ही उसको जो पेशेंस है उसको बताती है, समझाती है, तो वो उसको सब्र आता है और वो कहता है कि हाँ भाई मेरे को मेरा टैलेंट है उसको यूज़ करना चाहिए और भगवान की सेवा के लिए मेरे को वेट करना चाहिए कि मेरा भी नंबर आएगा एक दिन अदर जो एंजल्स हैं उनकी तरह। Now next is in the last 2 टर्केट्स the poet feel himself। अब कहता है कि 2 टर्केट्स हैं उनको हम 2 कैपलेट भी बोल सकते हैं, और टर्केट होता है 3 लाइन स्टेंजा, ट्रकेट होता है 3 लाइन स्टेंजा। तो 3 लाइन के जो स्टेंजा है लास्ट के जो सस्टेट बोला गया है 6 लाइन स्टेंजा को, तो उसमें क्या दिखाया गया है? तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है फ्रस्ट्रेटेड एंड डिस्पेयर्ड। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये पहले स्टेंजा में था। डिप्रेस्ड एंड सैड ये भी नहीं होगा। चीटेड एंड ग्लूमी ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे जो हमारा आंसर है रिशोर्ड एंड ऑप्टिमिस्टिक। जो लास्ट पार्ट है पोएम का उसमें पोइट क्या हो जाता है? ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, उसको भी आशा दिखाई देती कि हाँ भाई पेशेंस है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज द मर्मर सुन रिप्लाइज हेयर द वर्ड मर्मर इज। अब कहता है कि जो मर्मर है वो सुन रिप्लाइज जल्दी ही रिप्लाइज करती है। ठीक है, मर्मर होती है वो जल्दी ही रिप्लाई करती है। तो मर्मर है वो किसके लिए यूज हुआ है? तो मर्मर की अगर हम बात करें तो मर्मर है वो कंप्लेंट के लिए यूज हुई है कि अरे मिल्टन, अरे पेशेंस बोलती है कि अरे ऐसे नहीं करना है कि मेरे को शिकायत है, आपने मेरी ब्लाइंडनेस, मेरी आँखें, मेरी विजन छीन ली। आपको क्या करना है, जो आपके पास टैलेंट है उसी में
सब्र करना है और आपको भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहना है। तो मरमर किसके लिए यूज हुआ है? कंप्लेंट के लिए मरमर यूज हुआ है। तो आई होप सो गाइस, जो ये हमारा ओन हिज ब्लाइंडनेस से लेकर हमारे जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे मैंने आपको करवा दिए हैं। फिर भी कोई क्वेरी हो या फिर आप टेस्ट को आप एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक। जल्दी ही हमारा जो पेपर है आरपीएससी का वो होने वाला है। साथ साथ जो हमारी वैकेंसीज आ गई हैं एनवीएस की, तो सॉरी DSSS और एनवीएस की, तो वो भी जल्दी ही होंगे पेपर। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।